Okay, good morning. क्वेश्चन जो तुमने भेजे हैं वो हैं अच्छा, तो एक तो भेजा है दैट इज अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हीट ऑफ कंबशन। हाँ सर। तो हीट ऑफ कंबशन बताया था ना मैंने। हीट ऑफ कंबशन मैंने आपको बताया था। हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। हाँ, ये भी बताया था। हीट ऑफ कंबशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। सर ये जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं इसमें कार्बन एटम तो सेम ही है, तो फिर कुछ और देखेंगे। मैं ये जो स्टेबिलिटी से चेक कर लो, स्टेबिलिटी से चेक करना पड़ेगा ना। फिर इन सब में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो ऐसे कुछ करते हैं अपन। ये तो आपको पहले से पता है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। नहीं सर। तो अपन जो कंपाउंड गिवन है उन कंपाउंड्स में ऐसे कर लेते हैं भाई। तो जितना ज्यादा मतलब CH3 ऐसे अटैच्ड होगा उतना ज्यादा स्टेरिक एंट्रेंस होगा। तो इसका मतलब है कि CH3 को अलग अलग दूर दूर होना चाहिए। तो अगर CH3 ऐसे होता है तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए फिर इसके कंपैरिजन में। हाँ और इसमें भी अपन ये कहेंगे कि भाई सिजो ट्रांस हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो कैसे गिवन है इसमें, एक मिनट है। ठीक है, तो इसमें तो अपन को ऐसे भी गिवन है, ऐसे भी गिवन है आर स्ट्रक्चर, और ऐसे भी गिवन है। तो चलो तीनों को कंपेयर कर देते हैं। तो अपने पास ऐसे भी गिवन है, CH3 CH3 और CH3 ये भी गिवन है। तो इन तीनों में अगर चेक करें अपन तो ज्यादा स्टेबिलिटी अपन चेक करेंगे तो इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। लेकिन ये सिस ट्रांस जैसे भी होने चाहिए। तो इसमें क्या गिवन है अपन को? आर। सारे ही सिस हैं तो फिर इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर सारे ही सिस है ना, सारे ऊपर की तरफ है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसको देखते हैं क्या गिवन है। इसमें गिवन है अपन को सिस और ट्रांस दोनों ही गिवन है। तो ठीक है भाई, तो एक बार आपने बना रखा है एस को ऐसे, एक बार आपने बना रखा है ऐसे, और इसको बना रखा है कैसे? एस वाला बना रहा हूं मैं। तो एक बार आपने इसको बना रखा है ऐसे, और इधर वाला पार्ट ऐसे है। ठीक है, और टी वाले में आपने बना रखा है ऐसे। टी वाले पार्ट में आपने बना रखा है ऐसे, दैट इज इधर ऐसे CH3, और इधर है आपके पास दैट इज CH3, है ना। और इधर भी अपने पास गिवन है, दैट इज ये भी ऐसे गिवन है। तो अपन बता देंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को, कि विल राइट लाइक दिस, ये भी CH3 है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं? अपन ये बोल सकते हैं कि देखो, इसमें ये दोनों ट्रांस है, वो तो इसमें भी है। इसमें ये दोनों सिस हैं, ये दोनों ट्रांस है। इसमें ये दोनों ट्रांस हैं और ये दोनों सिस है। तो इसमें अपन कहेंगे भाई देखो, अगर अपन चेक करें एस और टी में, टी जो आपने दे रखा है, तो एस और टी में अगर मैं चेक करूंगा तो इसमें ये दोनों सिस हैं, ये दोनों ट्रांस हैं, और ये दोनों भी ट्रांस हैं। तो अगर ये दोनों ट्रांस होंगे, ये दोनों भी ट्रांस हैं और ये दोनों भी ट्रांस हैं, तो अपन कहेंगे भाई देखो, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी ट्रांस है, ये टी है अपना, ये टी दे रखा है ना आपने, हाँ ये टी दे रखा है। तो इससे तो अपन नहीं बता सकेंगे क्योंकि वो तो इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें ये वाला पार्ट सिस है, ये वाला पार्ट ट्रांस है। तो अगर ट्रांस होगा तो फिर हमें बता देना चाहिए कि भाई इस केस में इसमें कंबशन, हीट ऑफ कंबशन, क्योंकि इसमें ये ट्रांस है, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी हीट ऑफ कंबशन कम हो जाएगी। कहां पर है भाई? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका हीट ऑफ कंबशन कम हो जाएगा। तो ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, इसमें ये भी ट्रांस है, ये सिस है, लेकिन तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जानी चाहिए। तो फिर सबसे ज्यादा किसको बताएंगे अपन? इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो हीट ऑफ कंबशन सबसे कम हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा क्योंकि ये तो सारे ही सिस है,
है ना। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन सिस का हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन क्या, स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, उसका रिवर्स बना देंगे अपन। स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, उसका रिवर्स बता देंगे अपन। सो ये स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसका हो गया, फिर टी का हो गया, है ना। उसके बाद अपन बता सकते हैं, क्योंकि ये तो काफी दूर दूर है ना, ये तो पास पास है, तो इनमें तो काफी कम हो जाएगा। ये सिज है लेकिन दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये अपन को कौन सा गिवन है, दैट इज आर गिवन है अपन को, तो उसकी स्टेबिलिटी के बाद आर का स्टेबिलिटी होगा। अब इसमें फिर आप सिज और ट्रांस चेक कर लो, किसमें सिज है और किसमें ट्रांस है, तो अपन उसके हिसाब से बता सकते हैं भाई, है ना, कि भाई इसमें सिज और ट्रांस में अपन किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बताएं। तो सिज और ट्रांस के बेसिस पे अपन बता सकते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ना। तो अपने पास गिवन है पी क्यू में, अगर अपन चेक करें तो उसमें पी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो पी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा क्यू से। अब बस अपन को चेक करना था बस इसमें और इसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अपन को, बाकी सारा ठीक है अपने लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, टी और एस में एक बार और चेक कर लेंगे अपन, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अपन को। मेरे ख्याल से ये ऑर्डर होना जाना चाहिए, है ना। इसमें ये अपन ऑर्डर बता सकते हैं। एक और बार चेक कर लेता हूं, क्योंकि इसमें एस और टी में टी का लीस्ट दिया है। टी का स्टेबिलिटी लिस्ट दिया हुआ है। हाँ, हाँ, हीट ऑफ ये चेक कर कंबशन। रहा हूँ, टी में हीट ऑफ कंबशन लिस्ट दिया हुआ है, मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये ट्रांस है और ये सिस है। तो अच्छा, ये भी सिस है और ये ट्रांस है, ये तो कंसिडर किए नहीं अपन ने। ये सिस है और ये ट्रांस है, तो ये वाला ट्रांस इसमें भी है, लेकिन ये पास वाले ट्रांस है ना, ये पास वाले ट्रांस है। तो अपन बता सकते हैं उसमें कि भाई इसमें सिस और ट्रांस में, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे, इसलिए मैं वेट कर रहा था आंसर बोलने से, है ना, कि कौन सा आंसर होगा। क्योंकि इन दोनों में ना एक बार और चेक करना चाहता था कि भाई इधर ट्रांस तो है, इधर भी ट्रांस है, तो इधर वाला ट्रांस तो ठीक है, इधर वाला सिस है, इधर ट्रांस है इधर सिस है, लेकिन इधर ट्रांस है और इधर वाला ट्रांस है ना, इधर सिस है, लेकिन इधर सिस है और इधर ट्रांस है। सर ये पास में ट्रांस बने या दूर बने तो उससे स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छा अगर ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो अपन उस टाइप से बताएंगे ना। तो अपन बोल सकते हैं भाई इसमें ना, ये वाला पास वाले ट्रांस है, इधर दूर वाले ट्रांस है, पास वाले सिस है, तो इन दोनों में टी की ज्यादा होगी, है ना, टी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो टी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्यू से, फिर तो और भी मतलब अपन को एक बार चेक कर लेना चाहिए। सो टी की स्टेबिलिटी एस से ज्यादा होगी, आर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये दूर दूर है, बाकी अपन चेक कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ बाकी क्या है, पी और क्यू में, तो पी और क्यू में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बीच में अगर ये ट्रांस होगा, ये ऐसे होगा ना, और ये दोनों ऐसे होंगे, तो ये वाला भी ट्रांस होगा, ये वाला भी ट्रांस होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो पी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्यू से, ऑर्डर बना दो भाई, है ना। ये अपन ऑर्डर बना सकते हैं कि कैसे लिखेंगे, ये तो स्टेबिलिटी हो गया, तो हीट ऑफ कंबशन बता दो, टी का स्टेबिलिटी, टी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है ना अपन को, तो एस हो जाएगा, आर हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये लो भाई, ये आंसर आ गया, दैट इज द आंसर। तो ये तो पता था अपन को कि क्यू से ही आंसर, क्यू की स्टेबिलिटी सबसे कम है क्यू वाले की, है ना। तो आंसर अच्छा ऑप्शन से अपन चूज भी कर सकते थे भाई कि किसकी, इसमें तो
एस और टी में कोई डाउट नहीं था क्योंकि एक ही ऑप्शन अपने पास था ऐसा। अगर ऑप्शन से बताना होता तो अपन बता देते। डी वाला ऑप्शन तो आ ही रहा था अपना, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन डी वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा था। ये तो पक्का था ना कि इधर जब ये सेज होगा ये ट्रांस होगा तो ये इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट होगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट होगी ना तो इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा होगा। ये तो पक्का था कि इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा था। तो अपन ऑर्डर देख के भी बता सकते थे। सर उसकी ठीक है, स्टेबिलिटी लिस्ट वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बोल रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, सारे में ही अपन स्टेरिक हिंड्रेंस ही चेक कर रहे हैं, तभी तो सीजर ट्रांस की बात कर रहा हूँ। सारे में ही सीजर ट्रांस की बात कर रहा हूँ, मतलब लेकिन स्टेबिलिटी। क्यू में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा इसलिए वो लिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें तो ठीक। इधर वाला ट्रांस है ना, इधर वाला सिज है, और उस वाले में दोनों ही ट्रांस थे। पी वाले में मतलब बीच में ऐसे था ना डैश, और इधर वेज फॉर्म थे। ठीक है ना, तो अपन बता सकते हैं भाई। दूसरा था 181, इसमें क्या गिवन है बंधु? करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। हाँ तो बॉन्ड एनर्जी बताना है तो रेडिकल बना दो ना, इन सबको रेडिकल में कन्वर्ट करो और उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें भाई? पहला वाला जो है इट इज लाइक दिस, CH2H है, तो ये रेडिकल बना दो इस पे, तो ये तो 1 डिग्री रेडिकल है बस। दूसरे वाले में चेक करेंगे तो इट विल बी एलाइलिक रेडिकल, मतलब यहां पर ये तो कॉन्जुगेशन है ना, ये रेडिकल बनेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे। थर्ड वाले की स्टेबिलिटी तो और भी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, यहां पर 2 बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, यहां पर रेडिकल का कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी के लिए आप बॉन्ड को ब्रेक करके चेक कर लो। फिर दूसरा स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स में अपन को गिवन है डबल बॉन्ड्स ना। हाँ तो डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी चेक करो ना, तो इसमें तो डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी बहुत कम होगा क्योंकि बॉन्डिंग एंगल्स आर वेरी लेस, जबकि स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा होंगे बिकॉज द बॉन्डिंग एंगल आर लार्ज, 120 तो है एटलीस्ट, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे। तो उसी के कंसेप्ट में अपन चेक कर लेते हैं भाई, स्टेबिलिटी ऑफ y विल बी मोर देन z, z विल बी मोर देन x, क्योंकि x में तो दोनों ही 4 मेंबर रिंग के बीच में है ना, तो बता दो आप स्टेबिलिटी, है ना, बता सकते हैं ना? हाँ सर। ठीक है, तो फिर मुझे लिखने की जरूरत नहीं उसको। फिर दूसरा अपन चेक करेंगे ना, तो विल राइट दैट, इसमें लिखेंगे अपन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। तो लीस्ट स्टेबल में कॉन्जुगेशन की बात करते हैं भाई, किसमें कॉन्जुगेशन आएगा नहीं, ए में तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, ए में तो कॉन्जुगेशन ही पॉसिबल नहीं है। बी और सी तो ज्यादा स्टेबल होंगे बिकॉज में टॉटमराइज करेंगे तो कीटो इनॉल टॉटमरिज्म में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा टॉटमराइज होंगे, तो लीस्ट स्टेबल। इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन था या कुछ और भी था उसमें, मतलब किसी सर एक क्वेश्चन के अंडर ये सब हेडिंग थी? नहीं सर, बस यही था। अच्छा, नहीं नहीं क्योंकि मतलब, उसमें ना, हाँ बस इतना ही था। हाँ क्योंकि उसमें ना, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबल तो डी हो जाएगा और लीस्ट स्टेबल ए हो जाएगा। हाँ सर, वही डाउट था मेरा, सबसे ज्यादा स्टेबल डी हो रहा है, मतलब उसको टॉटरमराइज करने पे वो मतलब रिंग पूरा कंजुगेशन में आ जाएगा और NH2। नहीं 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 बेटा, स्टेबिलिटी अगर सबने अपन को ऐसे दे रखा है तो हमें तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होता है, बॉन्ड ब्रेक करके चेक कर लो, इसमें बॉन्ड ब्रेक करके चेक कर लो, इसमें बॉन्ड ब्रेक होंगे तो भाई डी वाले में तो क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड है, तो इनको ना सारे बॉन्ड ब्रेक करके चेक कर लेता हूं किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसमें तो एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड NH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना, तो उसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा होगी। तभी मैंने तुमसे पूछा था कि किसी हेडिंग के अंडर गिवन है टॉटमरिज्म के, या फिर मतलब बस ऐसे ही गिवन है। हाँ अगर बस सर। ऐसे ही गिवन है तो फिर अपन कहेंगे भाई इसमें तो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा ही होनी चाहिए। आप बर्न करके देख लो दोनों,
राइट ना, बर्न करोगे तो ये ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा, मतलब स्टेबिलिटी, इसमें ज्यादा बॉन्ड्स हैं, ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा, ज्यादा एटम है, ज्यादा बॉन्ड होंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सर आंसर इसने डी दे रखा है, इसीलिए डाउट था। तो इसलिए मैंने पूछा था तुमसे, टॉटोमेरिज्म बोल रहे हो तो नहीं होगा फिर। सर टॉटोमेरिज्म इसने बोला नहीं, क्वेश्चन इतना ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाँ इज तो लीस्ट उसको स्टेबल। बोलना चाहिए टॉटोमेरिज्म, वरना इनमें कोई कंपैरिजन ही नहीं ना, इधर तो 2 NH है, उधर 3 NH है, कंपैरिजन कैसे आएगा? उसको टॉटोमेरिज्म के फॉर्म में पूछ रहा है, फिर तो क्लास में बताया है मैंने भाई, अगर वो टॉटोमर, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था, कुछ हेडिंग के बीच में गिवन है या ऐसे ही गिवन है? ऐसे ही गिवन है तो क्वेश्चन गलत है, फिर उसने जो आंसर दिया। मैंने आपको ये बताया टॉटोमराइज नहीं होता, क्लास में बताया मैंने, ये टॉटोमराइज नहीं होता, हाँ ये बताया ज्यादा था। स्टेबल फॉर्म है इससे। हाँ सर ये बताया था। इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था आपसे कि भाई वो क्या पूछना क्या चाहता है, टॉटोमेरिक फॉर्म पूछना चाहता है क्या फॉर्म? ये टॉटोमराइज नहीं होगा, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। सर मतलब आंसर के हिसाब से टॉटोमेरिक फॉर्म में पूछ रहा है, तो ये लीस्ट हाँ, उसने स्टेबल होगा। टॉटोमेरिज्म फॉर्म में पूछा है, अगर टॉटोमेरिज्म फॉर्म में है तो फिर लीस्ट स्टेबल लास्ट वाला, ठीक है सर। इसलिए उसने टॉटोमेरिक फॉर्म में पूछा, तो उसको पूछना चाहिए था लीस्ट स्टेबल टॉटोमर, ऐसे पूछना चाहिए था उसे, है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये तो फिर से भेज दिया तूने 180, सर वो हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करो ना, इसमें किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है? सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा बेंजीन, वो तो मोड सब्स्टिट्यूटेड वाला होगा ना, इसमें तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी इससे, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी इससे। सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन ये ज्यादा स्टेबल होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा ना अपन से, क्योंकि बॉन्ड अगर स्टेबल ज्यादा होता है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है। ठीक है सर। तो अपन बता देंगे 1 2 3 है। हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स, तो पहले वाले में तो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, दूसरे हाँ। वाले में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, थर्ड वाले में अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो होगा ना इसमें होगा ना टॉटोमेरिज्म, ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स, इसकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं तो टॉटोमेरिज्म इन दोनों हाइड्रोजन एटम से चेक कर लूंगा। एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म, 4 हाइड्रोजन हैं जो हाइपर कॉन्जुगेटेड है, इधर भी जो डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कॉन्जुगेटेड है, इसमें 8 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकते ठीक है सर। हैं। बस इतना ही गिवन है। सर अगर बैरियर फॉर बॉर रोटेशन देख मैक्सिमम देखना हो तो वो कैसे बताते हैं? बैरियर फॉर बॉन्ड बॉन्ड रोटेशन। हाँ, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए, बैरियर फॉर बॉन्ड रोटेशन मतलब भाई अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो ये ब्रेक नहीं होगा, तो मतलब उसमें बैरियर है बॉन्ड रोटेशन में, तो अपने पास ऐसे गिवन है सपोज, है ना। तो इधर अपन चेक करेंगे H, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, हाँ। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम है अपन कहेंगे, है ना। तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो जितना कम होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा वो सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा ना, तो इसमें रोटेशन ज्यादा पॉसिबल है इसके कंपैरिजन में, ऐसे कर लेते हैं, इसमें ज्यादा इजीली रोटेट हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, वो होता है बैरियर फॉर रोटेशन। कभी कभी अपन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भाई सर अपन इसी तरह ऐसे का एक क्वेश्चन है सिमिलर, ग्रुप पे भेजा है, वो बता दीजिए बस। अगर हाँ अपने पास ऐसे हाँ हाँ यही वाला है, बस वहाँ 7 मेंबर रिंग इसी टाइप का है। कोई बात नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर ऐसे है
तो इसमें रोटेशन मोस्ट इजीली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सिंगल बॉन्ड जैसे एक्ट करेगा, दोनों एरोमेटिक है ना। समझ गया सर। इसी में अगर एंटी एरोमेटिक बन जाए तो फिर बैरियर होगा उसमें, फिर नहीं होगा रोटेशन। एंटी एरोमेटिक बनेगा तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, वो डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा तो फिर वो रोटेट नहीं हो पाएगा। हो गया सर, ये डाउट। बाकी क्वेश्चन, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं। सर वो एक डाउट था वहाँ पे ग्रुप पे कि ना मैलिक एसिड का पीके और A2 और मेलोनिक एसिड का pKa2 मतलब उसका रीजन क्या है सर? मेलोनिक का ज्यादा है ना मैलिक से, वो पूछा था आपको। मैलिक एसिड का pKa2 ना अच्छा एसिड, मैलिक एसिड विल बी मैलिक एनाइड्राइड, ये ऐसे होगा। है ना। और मैलिक एसिड विल बी लाइक दिस। मैलिक और मेलोनिक एसिड। हाँ तो ये मैलिक एसिड, मैलिक एनाइड्राइड, अच्छा एसिड ही बनाना है, नॉट, हाँ, मुझे लगा उसका pK2 पूछ रहे हो, pK2 पूछ रहे उसका हो ना। पीके हाँ हाँ K2 पे pKa2 कमेंट करना है। हाँ तो pK2 ही तो बता रहा था मैं भाई, एक प्रोटॉन दे चुका है ना, तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी ना। इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा। अब इन दोनों में अगर अपन को चेक करना है तो इसका तो प्लस इफेक्ट होगा। इन दोनों में कमेंट करना है तो अपन कहेंगे भाई इसका प्लस इफेक्ट होगा, और इसका तो कॉन्जुगेशन भी होगा इसकी तरफ, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो कम हो जाएगा, क्योंकि इसको निकालना है अपन को। पहले तो ये था कि भाई अपन को ये पता था कि यहां पर ना, इसमें अपन बोल रहे थे पहले, जो मैंने बताया था आपको उसमें ऐसे बताया होगा भाई, सी डबल बॉन्ड O और H था, इधर था अपने पास सी डबल बॉन्ड O और OH, अपन ने ऐसे लिखा था। तो इस प्रोटॉन को निकाला था, तो कॉन्जुगेशन की वजह से फिर ये बन गया। और इन दोनों में चेक किया था अपन ने, तो कहा था कि भाई इधर ठीक है डबल बॉन्ड O ऐसे लिख लेते अपन, OH इधर लिख देते अपन, और सी डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख लेते, ये बन गया आपका। तो अपन क्या करेंगे इस केस में, अपन कहेंगे भाई देखो इन दोनों में अगर चेक करेंगे तो इसका तो प्लस इफेक्ट है परमानेंट, मतलब होगा ही होगा इधर। लेकिन अगर ये कॉन्जुगेशन ऐसे हुआ तो फिर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी, तो OH बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी, ये ज्यादा एसिडिक है। इधर चेक करूंगा तो इधर चेक करूंगा तो इधर मीजोमेरिक है, क्योंकि अब तो दोनों तरफ नहीं हो सकता ना। अपन ने इधर लिखा था भाई अगर आप यहां कंसिडर करोगे तो मैं यहां पॉजिटिव चार्ज लिखूंगा, इसमें पोलैरिटी बढ़ेगी, इधर कंसिडर करोगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें पोलैरिटी बढ़ेगी, मतलब दोनों में से किसी एक में पोलैरिटी जरूर बढ़ेगी। इधर लेकिन प्लस इफेक्ट है, राइट ना, इधर प्लस इफेक्ट है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दोनों ही केस में कम ही होगा, बढ़ेगा कभी नहीं। इधर अगर अपन चेक करेंगे ना तो इधर विल राइट दैट कि भाई देखो इस केस में अब इधर कोई ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उल्टा इसका तो प्लस इफेक्ट होता है, तो प्लस इफेक्ट होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा इधर मीजोमेरिक, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सिर्फ आई इफेक्ट से कम होगा, इधर मीजोमेरिक से कम होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होना चाहिए। सर वो फर्स्ट वाले में अगर वो की तरफ वापस सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव की तरह शिफ्ट हो जाए तो मतलब रेजोनेंस के लिए, तो फिर इसमें यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, हाँ इसमें कैसे हो सकता है, वो तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उधर थोड़ी जा सकता है। CO नेगेटिव का तो आपने कहा मैक्सिमम प्लस इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। लेकिन रेजोनेंस का तो पॉसिबिलिटी है ना, मतलब डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O के बीच में। लेकिन ये कभी कॉन्जुगेशन नहीं होगा ना, क्योंकि इधर तो पहले से ही कॉन्जुगेशन नेगेटिव चार्ज का, जहां नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन होगा वहां डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में कभी नहीं जाता। लेकिन इसमें ऑर्बिटल तो एक ही
हाँ तो ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन कभी नहीं जाएगा. दिस विल बी अ परफेक्टली प्योर डबल बॉन्ड. सर आपने बोला था कि जब ऑर्बिटल एक ही प्लेन में हो तो मिक्सिंग होगी. बिल्कुल होगी. उसको रोक. हाँ तो एक बात बताओ कि उधर क्यों होगी मिक्सिंग? हमने तो ऑर्बिटल एक ही प्लेन में, तो हो सकता है नेग्लिजिबल हो जाए, मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अब ये इलेक्ट्रॉन उधर जा सकता है. मतलब जहां पहले से मैंने आपको यहां बताया है ऐसे, ये बताया मैंने आपको कि इधर ना, इधर भी मैंने आपको ऐसे बताया हुआ कि इसको भी ऑलमोस्ट डबल बॉन्ड बता देना, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ना क्रॉस कॉन्जुगेशन है, यहां पर ये कॉन्जुगेशन होगा, ये नहीं होगा. तो मैंने आपको ये बताया कि भाई यहाँ न्यूट्रल है, वो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं था, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था. वैसे नहीं था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो तो नेगेटिव चार्ज है. हम जब यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो इस ग्रुप का वो थोड़ी एज्यूम करेंगे कि ऐसे है, हम तो इस ग्रुप का ये एज्यूम करेंगे पार्ट. उधर कभी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका तो मैक्सिमम प्लस है. आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि सर आपने तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन डोनर है, और whenever the orbitals are in the same place they have tendency to mix up. मिक्सिंग होगी, क्यों नहीं होगी? अब इसका मिक्सिंग ऐसे थोड़ी कर सकता हूं, पॉसिबल है क्या? नहीं. हाँ अगर ऐसे होता तो भी अपन सोचते कि चलो भाई इसका माइनस इफेक्ट तो है, आप वो नहीं एज्यूम कर रहे हैं. मैं माइनस इफेक्ट तो एज्यूम करूंगा ना, प्लस एम नहीं कर सकता, माइनस ही तो करूंगा. अभी इसमें तुम मुझसे कहो कि मैं माइनस इफेक्ट एज्यूम करूं इसमें, वो भी नहीं कर सकता इसमें. ऐसे होगा तो इसका प्लस एम और इसका प्लस आई, दोनों ही प्लस एम और प्लस आई होंगे. भाई ये भी तो प्लस आई शो करता है, और ओ नेगेटिव तो आपने मैक्सिमम प्लस आई बताया हुआ. तो इसकी तरफ मैं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लूं, आई से भी नहीं कर सकता. तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लूं मैं, आई से भी नहीं कर सकता. अपन बोले कि नहीं नहीं, मैं तो ना इस ग्रुप में मतलब ऐसे चेक कर रहा हूं, ऐसे चेक कर रहा हूं. अरे भाई एक ही ग्रुप पे दो नेगेटिव चार्ज कैसे आ पाएंगे? कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज, ये कब बनाया है ना? तो ये नहीं बन पाएगा स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर ही नहीं मतलब बन एक कार्बन एटम पे 2 O नेगेटिव नहीं हो सकते. ना. एक ही कार्बन पे दो नेगेटिव नहीं देखेंगे. ठीक है सर. और कोई डाउट नहीं ना? सर वो जो व्हाट्सएप पे भेजा था आपको, वो SRQP वाला, जिसमें NH में आपने प्लस का इफेक्ट बताया था, उसमें P और Q में स्टेबिलिटी नहीं समझ में आ रही थी. P में एनिलीन है और Q में एक 6 मेंबर रिंग है जिसमें नाइट्रोजन है, और एक और 6 मेंबर कहाँ रिंग पर है है. PQR? सर अभी आपके तो बता दिया. पर्सनल वाले पे. हाँ सर, उसमें P और Q में बस डाउट था. अच्छा तूने कोई क्वेश्चन भेजा था, एक मिनट में देख लेता हूँ. देख भाई एक बात है, मैंने आपको बताया बेसिक स्ट्रक्चर, है ना? मैंने आपको बताया बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस. लेकिन अगर ऐसे है तो यह प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा. अगर मुझे ऐसे लिखना है तो अब तो स्टेरिक हिंड्रेंस बेटर करेगा ना, तब इसका ज्यादा होगा. ऐसे मैंने सिर्फ ये बताया आपको, राइट ना? अपने सिर्फ ये बताया इसको. और अपने लास्ट टाइम ये भी किया था कि भाई अगर इसमें एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, तो जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा. अब तुम्हारे, क्योंकि इसमें इस पार्ट को भी तो कंसिडर करो ना, इधर मतलब ऐसा कुछ गिवन था, तुमने ऐसे बताया, जो मुझे गिवन था शायद वो अपन ने ऐसे गिवन था अपने पास. तो ये तो यहाँ तो एल्काइल ग्रुप है ना, और एल्काइल ग्रुप होगा तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक स्ट्रेंथ अगर कम हो जाएगा ना, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया ना एल्काइल ग्रुप, ठीक है सर. है ना?
तो उसमें तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। मैंने आपको बिल्कुल वैसे बताया, वैसे नहीं बताया। अगर ऐसे होगा तो अपन तो और भी कम बता देंगे भाई, दोनों तरफ से हो गया फिर तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि तेरे कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। हाँ सर। ठीक है, चलेगा। चलो भाई, फिर और कोई डाउट नहीं। सो वी कैन डिस्कस, राइट ना? अपन डिस्कस करते हैं आगे। अपन लास्ट टाइम शायद डिस्कस कर रहे थे अपन, बताओगे क्या डिस्कस कर रहे थे एग्जैक्ट? RF Exactly, कंफिगरेशन बताइए। कर लिया था हमने। ट्यूमर और डायास्टीरियोमर्स हो गया था ठीक है, और हाँ उसमें सर। कंपैरिजन भी आपने करवा दिया। ठीक है, हाँ सर, आपने क्वेश्चन दिया था उसमें एनेंटियोमर और डायस्टीरियोमर बता दिया था। चलेगा। अपन एक काम करेंगे ना कि अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब वैसे सबको आइडिया होता ही है थोड़ा थोड़ा, व्हाट इज एनेंटियोमर्स, व्हाट इज डायस्टीरियोमर्स। मैंने भी थोड़ा आपको एनेंटियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में थोड़ा आइडिया दिया। अभी अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा जो और भी टर्म्स है ना, उन टर्म्स को सीख लेते हैं और उसके बाद फिर अपन एग्जांपल्स कर लेंगे और लास्ट में फिर अपन रेजोल्यूशन कर लेंगे। पहले कुछ टर्म्स सीखते हैं मैंने। तो जैसे होता है मीजो कंपाउंड, ठीक है ना? तो मीजो कंपाउंड क्या होता है कि भाई मॉलिक्यूल हैज, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स हैव कायरल सेंटर, है ना, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू पीओएस। मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर तो है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अपन कहेंगे ये कौन सी बात है भाई, कायरल सेंटर है तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो कायरल सेंटर का मतलब होता है ऐसा सेंटर, ऐसा एटम जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, उसको अपन कायरल सेंटर बोल देंगे भाई। नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ना। अपन थोड़ा सा ऐसे मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन कोई थोड़ी पूछने वाला अपन से, अपन तो बस बता देंगे भाई एटम विथ 4 डिफरेंट ग्रुप, उसको अपन कायरल सेंटर बोलते हैं। और 4 डिफरेंट ग्रुप की जगह अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आप कायरल सेंटर लिख रहे हो तो मुझे पता है कायरल सेंटर का मतलब नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, बस उसी सेंटर से। तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे गिवन है, तो इसके पास एक ऐसा एटम है जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। इस कार्बन के पास ऐसे 1 2 3 और ये 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो गए, लेकिन मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। सर आपने CH3 लिखा है उधर, है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मैं दूसरा कोई क्वेश्चन सोच रहा था कि भाई अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो क्या मैं इसको मीजो कंपाउंड बोल सकता हूँ? तो मेरे पास गिवन है CH3 और इसमें गिवन है CH3, तो अपन कहेंगे ये मीजो कंपाउंड है। Why it is so? Because it is a plane of symmetry. ऐसे बना देंगे, इट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अपन कहेंगे नहीं, मैंने तो ऐसे लिखा हुआ था, तो क्या ये मीजो कंपाउंड है? क्या ये मीजो है? ये भी मीजो है, राइट ना, ये भी मीजो है, ठीक है, ये भी मीजो है। और अपन लिखेंगे अगर ऐसे, तो अपन कहेंगे ये भी मीजो है बिकॉज इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। एग्जैक्टली मिरर इमेज दिखना चाहिए, जैसे इधर दिख रहा है वैसे इधर दिख रहा है।
ये मीजो है, ये मीजो है, और अगर मुझे ऐसे दिख रहा है ये, अगर सपोज अपन ऐसे लिख रहे हैं दैट इज CH3 और इधर अपन ने कैसे लिखा हुआ है, तो फिर अपन कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, देन दिस इज नॉट अ मीजो। ये नहीं होगा, ये मीजो होगा, ये मीजो होगा, क्योंकि इसमें CH3 नीचे है जबकि इसमें CH3 ऊपर है, तो प्लेन ऑफ इसमें ना POS नहीं है, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई मीजो कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो, राइट ना, वो इक्वली दोनों पार्ट में डिवाइड हो, तो अपन को ना एग्जैक्टली दो प्लेन में डिवाइड होना चाहिए, वी नो दैट पार्ट। अब अगर अपन कहें मान लो मेरे पास ऐसे कितने, तो CH3 और CH3 ऐसे मेरे पास है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अपन कहेंगे इसको बना लेते हैं ऐसे, ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, तो ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, तो ये गिवन है, तो अपन कहेंगे इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट एक जैसे दिखे, तो इसको मीजो और इसको मीजो आप नहीं बोल सकते, दिस मॉलिक्यूल कैनॉट शो मीजो, कैनॉट फॉर्म अ मीजो कंपाउंड। रीजन, मीजो कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड के लिए तभी लिख सकता हूं जब उसका कम से कम एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हो, वेजडेस बनाने से कम उसका एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हो। मैंने इसको मीजो इसलिए बोला क्योंकि इसका ये फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब मीजो कंपाउंड तभी पॉसिबल है जब उसका कोई एक स्ट्रक्चर तो ऐसा बन सकता है वेजडेस बनाने के बाद जिसमें वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जैसे अपने पास ये था। मैंने मीजो इसलिए इसको बोला क्योंकि मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मैंने इसलिए इसको मीजो बोला। तो ये दोनों तो बिल्कुल अलग है, तो हम ठीक है ना, अपन ये बता रहे हैं ना कि ये ऊपर नीचे अपन कर सकते हैं, ये फिक्स्चर प्रोजेक्शन है तो दोनों ऊपर होंगे, ये दोनों नीचे होंगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अपन इसमें भी बता सकते हैं, भाई आप वेजडेस बना लेना, इसके बना सकते हैं अपन। मैं इसका कोई एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव तो बना सकता हूँ, इधर R और इधर भी R बना देता हूँ। R कैसे, इनको वेजडेस में कन्वर्ट कर देता हूँ फिक्स्चर प्रोजेक्शन से, तो एक तरफ R बना देता हूँ, दूसरी तरफ S, इसमें एक R है एक S है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, लेकिन अगर RR होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो मीजो कंपाउंड ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गया तो मीजो हो गया, मीजो कंपाउंड में तभी बता सकता हूं जब उस कंपाउंड का, जैसे ये 1,4 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन है, 1,4 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन है, तो इसमें मैं मीजो इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि 1,4 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन में कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, लेकिन 1,3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन में अगर मैं इसको ट्रांस बनाता हूं तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसलिए मैंने लिखा कि भाई इसमें कायरल सेंटर तो है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए उसे, उसमें कायरल सेंटर तो है, इससे 4 ग्रुप अटैच्ड है ना, एक ये, एक हाइड्रोजन, 1 2 इधर 3 और इधर ये 4, ये और ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ CH2 है लेकिन यहाँ CH से CH3 अटैच्ड है, इसलिए ये कायरल सेंटर होगा। तो अपन इसको बताएंगे कि भाई इसमें कायरल सेंटर तो है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें कायरल सेंटर है और कहीं से भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब दिस कैनॉट फॉर्म अ मीजो कंपाउंड, दिस इज अ मीजो कंपाउंड। अपन कहेंगे इसमें तो कायरल सेंटर ही नहीं है, सबसे बड़ी बात थी भाई आपने हाइड्रोजन ऐसे लिखा, एक हाइड्रोजन एक CH3, इधर से अपन CH2, इधर भी CH2, इधर CH2, इधर भी CH2, तो ये दोनों ही CH2 CH3 से अटैच्ड है, देयर इज नो कायरल सेंटर। तो पहली बात अपन को क्या देखना है, कायरल सेंटर हो, दूसरा अपन को चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है, तो आप मीजो क्यों चेक कर रहे हो?
मुझे कंसेप्ट बताना है आपको। क्या कि मॉलिक्यूल में जरूरी नहीं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मीजो ही होगा, भाई कायरल सेंटर भी चेक करो। या अपन उसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अच्छा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या इसका कोई एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये मीजो कंपाउंड का डेफिनेशन है, राइट। अब मीजो कंपाउंड के बाद तो इनको अपन मीजो कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एक होता है ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी बोलते हैं। अब ऑप्टिकल प्योरिटी बोलो या एनेंटियोमेरिक एक्सेस बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्टिकल प्योरिटी और एनेंटियोमेरिक एक्सेस, ऑप्टिकल प्योरिटी एंड एनेंटियोमेरिक एक्सेस, ठीक। एनेंटियोमेरिक एक्सेस, ठीक है। अब होता क्या है ना कि अगर कोई मॉलिक्यूल का इफ वी हैव if mixture contain 50% D isomer and 50% L isomer, then it is called racemic mixture. And for rest of the combinations 50-50% के अलावा it is called enantiomeric mixtures. And for rest of all the percentage it is called rest of all the ratio of, you know, rest of ratio of all the percentage, it is called enantiomeric mixture. ठीक है भाई, राइट। सो एनेंटियोमेरिक मिक्सचर मतलब किसी भी मोमेंट पे कोई भी परसेंटेज का रेशियो हो सकता है, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर 50-50% ही होगा। जस्ट लाइक अपन केपी और क्यूसी और, है ना, केसी पढ़ते हैं अपन, भाई क्यूसी में तो कभी भी हो सकता है, कुछ भी कंसंट्रेशन ले लो किसी मोमेंट का, लेकिन केसी में अपन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ही लेते हैं। तो इसमें तो अपन 50-50% ही होगा, तो ही मैं रेसिमिक मिक्सचर कहूंगा, नहीं तो फिर एनेंटियोमेरिक मिक्सचर कहूंगा, ठीक है। अब उसको ऑप्टिकल प्योरिटी और एनेंटियोमेरिक एक्सेस लिख रहे हो, देखो अपन को क्वेश्चंस वो कैसे भी बना के दें, अपन को फर्क नहीं पड़ता। हमें ये बात पता है कि आप ये बता दो मुझे कि आपने क्या ऐड किया। तो मुझे एक एग्जांपल ले लेते हो, सपोज मेरे पास 2 ब्यूटेनॉल गिवन है, कोई भी बड़ा सा कंपाउंड भी ले सकते हो आप, मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो कोई भी एक बड़ा सा कंपाउंड ले लेते हैं और उसमें 2 ब्यूटेनॉल गिवन है एंड इट्स प्योर फॉर्म हैज, and pure butanol has, सपोज कर लेते हैं अपन एक छोटा सा ले लेते हैं नंबर 12, राइट ना, डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन एज ऑप्टिकल रोटेशन है, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, रोटेशन ऑफ 12 डिग्री, ठीक है ना, रेडियन है, ठीक है। 12 डिग्री लिखूंगा तो अपन को बताएगा, राइटिंग दैट स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन इज 12 डिग्री। और मैं इसको ना +12 कर लेता हूं, क्योंकि प्योर की बात कर रहे हैं तो आप या तो डी की बात करोगे या फिर एल की बात करोगे। अगर डी का रोटेशन 12 है, +12 है, तो एल का रोटेशन -12 होगा। सपोज
enantiomeric mixture of 2-butanol has optical rotation of suppose कर लेते हैं, पिन गिवन है, that is +8. Then calculate the percentage. Then calculate optical purity. तो अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे देखो भाई, अगर ये प्योर होता है तो 12 होता है, ये प्योर था. +8 इज फॉर मिक्सचर. तो इसका मतलब है ये 12 +8 कैसे हो गया होगा? आपने -4 ऐड किया होगा इसमें, आपने -4 ऐड किया होगा तभी तो इसमें, मतलब +12 में आपने -4 वाले, मतलब अगर ये +4D है तो -12L होगा. तो इसमें से आपने कितना ऐड किया इसमें कि +8 हो गया? तो अपन कहेंगे जो हमने ऐड किया था ना ये, वो अपन ने 1/3 इसमें ऐड कर दिया. तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि अगर मिक्सचर का रोटेशन इतना आ रहा है तो प्योर +8 कितना है? तो होना चाहिए था 12, तो 100% होता. सो परसेंटेज ऑफ प्योर डी फॉर्म है ना, विल राइट दैट 8/12 मल्टीप्लाई बाय 100. सो दिस इज ऑप्टिकल प्योरिटी. कितना परसेंट हो गया? तो अपन लिखेंगे 2/3. सो 2/3 का मतलब हो गया अपने पास, दैट इज 66.67%. ये हो गया अपने पास 2/3. तो बाकी 33% क्या था? तो अपन कहेंगे भाई 8 तो आ रहा था, बाकी 33% न्यूट्रलाइज हो गया था. तो अपन को यही दिख रहा था कि भाई इसमें से आप इसमें कितना ऐड करोगे कि ये +8 हो जाए? इसको 1/3 ऐड कर दो. तो जब इसको ऐड करोगे तो इसका भी तो +4 न्यूट्रलाइज होगा इसके +4 ऐड करने से. मतलब जो अपने पास एनेंशियम, जो रेसमिक मिक्सचर के फॉर्म में, मतलब एनेंशियोमेरिक मिक्सचर के फॉर्म में था, वो कितना न्यूट्रलाइज हुआ? 33%. सो परसेंटेज ऑफ D and L mixture is equal to 100 minus 67, that is 33%. ये होगा जो मिक्सचर है, अपन ने जो ऐड किया इसको, तो इसका +4 कैसे न्यूट्रलाइज हुआ? -4 ऐड करने से, और वो दोनों कितने हैं? 33%. तो इस मिक्सचर में जो अपन ने ऐड किया है, इस मिक्सचर में जिसका +8 आ रहा है, इस मिक्सचर में कितना % D और कितना % L फॉर्म है? तो भाई देखो, ये जो D और L है वो 33% और 67% तो प्योर है. मतलब इसमें जो मिक्सचर अपने पास है, इसमें प्योर D फॉर्म कितना हो जाएगा? तो प्योर D जो होगा, जो आपने मिक्स किया होगा, जो टोटल D लिख देता हूं वरना वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. टोटल D कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 67. तो वो था जो प्योर आ रहा था, जो उसमें पड़ा हुआ था, प्लस इसमें जो इसके ऐड करने से जो 4 न्यूट्रलाइज हो गया, उसको भी ऐड करो, वो कितना था? तो अपन कहेंगे वो 33/2 था. इतना D था. और L फॉर्म कितना था? तो अपन कहेंगे L फॉर्म तो 33/2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 33 जो है वो D और L का मिक्सचर है. अगर वो D और L का मिक्सचर है तो L कितना हो जाएगा? इसमें ये वाला तो मिक्सचर था ना, DL मिक्सचर 33, तो इसमें से आधा D होगा और आधा L होगा जो न्यूट्रलाइज हो गए होंगे. भाई इसको ऐड करोगे इसमें, तो इसका 4 न्यूट्रलाइज होगा तभी तो 8 बचेगा. बनने का प्योर इतना होता है, लेकिन मिक्सचर में ये प्रेजेंट है, इसका मतलब है 8. इतना % तो इस % की वजह से ही तो वो 8 आ रहा है, राइट ना? इस % की वजह से वो 8 आ रहा है. तो बाकी जो न्यूट्रलाइज हो गया वो क्या? तो भाई कैलकुलेट कर लो इस % 100 माइनस, तो जो बचा हुआ है वो D और L दोनों जो न्यूट्रलाइज होंगे, जिसकी वजह से ये 8 हो गया, उनको आधा आधा डिवाइड कर देना. तो टोटल D कितना हो जाएगा? राइट, 67 + 33/2.
ये 30 एल फॉर्म कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे एंड एल फॉर्म 33/2 हो जाएगा, दैट विल बी द एल फॉर्म। ये परसेंटेज आ गया अपने पास। सर ये जो रेसमिक मिक्सचर है ये हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा ना? हाँ, जो ये 33% पार्ट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और रेसमिक मिक्सचर अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अपन ने वही तो ऐड किया, ये जो 33% आ रहा है हमारे पास तो 12 था, लेकिन इसमें से अपन ने -4 ऐड कर दिया। कितना ऐड किया, इसकी जगह -4 अगर अपन ऐड करेंगे इसमें, तो मेरे पास क्या बचेगा, +8 बच जाएगा। दैट इज द प्योर व्हिच इज लेफ्ट। तो इसमें कितना रेसमाइज हुआ, तो इसके -4 से इसका +4 रेसमाइज हो गया, तो अपन ने वही लिखा परसेंटेज ऑफ रेसमाइजेशन, मतलब डीएल का हाँ सर। 33%। तो अपन को बिल्कुल क्लियरली ये पता समझ में आ गया यार, मतलब ये ना कोई मतलब फॉर्मूला नहीं होता, ये तो सीधा सीधा प्लस माइनस कर रहे हो आप। आप मुझे बताओ कि भाई कितना ऑप्टिकल रोटेशन है उस मिक्सचर का, बता दो। प्योर में कितना होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, तो वो प्योर में कितना होना चाहिए और है कितना, बता देंगे कितना। ये आपका ऑप्टिकल रोटेशन है, उसमें आप ये लिख दो कि भाई परसेंटेज ऑप्टिकल रोटेशन। अब अपन लिखेंगे फॉर्मूला बनाना है, व्हाट इज ऑप्टिकल प्योरिटी, optical rotation of the mixture divided by the optical rotation of the pure substance multiplied by 100 is called optical purity। तो ठीक है ना, प्योर +8 की वजह से 67% प्योर सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, तो बाकी न्यूट्रलाइज हो गया, तो उसको डिवाइड करते हैं ना डीएल में। हाँ बोलो सर, ऑप्टिकल प्योरिटी हमेशा हम लोग जो प्योर बचता है मिक्सचर में उसी से बताएंगे ना, डी वाले फॉर्म से? हाँ, उसी से कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्टिकल प्योरिटी भाई आप फॉर्मूले में लिख लो, अगर आपको लगता है कि ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होता है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी विल बी इक्वल टू दैट इज, तो एक्सिस ऑफ आइसोमर ऑप्टिकल रोटेशन divided by optical rotation in pure form of pure isomer multiplied by 100। ये लो भाई परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी हो जाएगा वो, फिर ये अपन परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया ना अपन ने, ये आपका परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी। आप उसी को इनेंशियोमेरिक एक्सेस बोल सकते हो। एक्सेस में इनेंशियोमर कितना है, +8 आ रहा है ना, तो 8/12 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द एक्सेस ऑफ इनेंशियोमर प्रेजेंट इन द मिक्सचर, एक्सेस ऑफ वन ऑफ द इनेंशियोमर प्रेजेंट इन द मिक्सचर, वो इनेंशियोमेरिक एक्सेस। तो उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है ऐसा कि हम कोई कंसेप्ट बना लें, उसमें कंसेप्ट क्या बनाना भाई, +8 है, जो बचा हुआ है मिक्सचर का आप वो बता दो मुझे, और पेयर का बता दो कितना है, तो परसेंटेज कैलकुलेट कर दूंगा। बाकी जो बचा हुआ है उससे 100 माइनस वो रेसमाइज हुआ था, तो बता देता हूँ वो रेसमाइज हुआ, ठीक है ना। तो इस टाइप से, लेकिन एक बात है आपको ये जरूर कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि भाई 2-ब्यूटेनॉल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। भाई 2-ब्यूटेनॉल अपन लिखेंगे ऐसे, तो इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई मतलब एक दे दिया अपन को कंपाउंड कोई भी, और उसका ऑप्टिकली एक्टिव बताओ, वो ऑप्टिकल रोटेशन बताओ कितना होगा। तो अगर मान लो मुझसे पूछा गया कि ऑप्टिकल रोटेशन बताओ 2-प्रोपेनॉल का कितना होगा, तो आप 4 वैल्यू बना दिए, एक में 0 डाल दिए, तो अपन कहेंगे ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसका तो 0 होना चाहिए। तो स्टूडेंट वो भी गलती कर देता है कि अच्छा 2-प्रोपेनॉल लिखा हुआ है वर्ड में ऐसे, भाई 2-प्रोपेनॉल दे दिया हमने, और अपन सोचे कि बस पहले स्ट्रक्चर बना के देख तो लो, अगर 0 रोटेशन उसमें एग्जांपल में गिवन है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्टिकल प्योरिटी का अपना कंसेप्ट होता है। अब अगर किसी रेसमिक मिक्सचर में अपन को गिवन है दैट इज, है ना, अगर किसी रेसमिक मिक्सचर में, तो सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर अपन कहेंगे, उसको कहते हैं रेसोल्यूशन, इज द सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो मेरे पास डी और एल फॉर्म होंगे, उनको सेपरेट करूंगा प्योर डी और प्योर एल फॉर्म में, तो उसको कहते हैं रेजोल्यूशन।
ठीक है। सो रेजोल्यूशन मतलब द प्रोसेस टू resolve the D and L isomer into pure isomers. The process to resolve the D and L isomer from racemic mixture to the pure isomer. इनको अपन कहते हैं रेसोल्यूशन। अब ना ये वर्ड कभी कभी अपन को यूज करते हैं, the product can be resolved into enantiomers। रिजॉल्व का मतलब ये हो गया कि वहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एनेंटियोमेरिक मिक्सचर भी हो सकता है, रेसिमिक मिक्सचर भी हो सकता है, मतलब वहां पर मिरर इमेजेस बन रहे हैं। तो रिजॉल्व करने का मतलब है मैं उन्हें प्योर आइसोमर में सेपरेट कर सकता हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में ये वर्ड होता है, द एनेंटियोमर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू प्योर एनेंटियोमर्स, है ना। तो रिजॉल्व वर्ड का मतलब है वो रेजोल्यूशन से ही आता है। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई मेरे पास एक रेसिमिक मिक्सचर है, एक R आइसोमर है, एक S आइसोमर है। सो R आइसोमर एंड S आइसोमर, ये भी 50% है और ये भी 50% है, तो ठीक है, फिर तो 50-50% होगा तो इट विल बी अ रेसिमिक मिक्सचर। वो दूसरा परसेंटेज भी हो सकता है। इसको मेरी तो R और S लिखूंगा तो उनको पता है आइसोमर ही है, तो इसको मत लिखो आप आइसोमर्स को। इसको मैं, ये जो R आइसोमर है इसको मैं रिएक्ट करूंगा विद द प्योर, है ना, reacts with pure optically active isomers. So reacts with the pure optically active isomers, optically active R isomer। इसको भी रिएक्ट करूंगा, reacts with pure optically active R isomer। तो जब ये आपस में अगर रिएक्ट करेंगे तो वैसे तो हमने लिखा हुआ है भाई ये तो एनेंटियोमेरिक मिक्सचर हो गया, है ना। Enantiomeric mixture reacts with the same rate with optically inactive reagent, but react with a different rate with optically active reagents। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो I'll get a isomer that is RR और एक मुझे मिलेगा SR। ये मुझे आइसोमर्स मिलेंगे, एक S के साथ R रिएक्ट किया और R के साथ R रिएक्ट किया, तो मुझे RR और SR मिलेगा। ये दोनों ही आपस में मिरर इमेज हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक RR है दूसरा SR है। अगर ये RR है तो ये SS होना चाहिए था, लेकिन हमने तो एक S को एक R से रिएक्ट करवाया और एक R को एक और R से रिएक्ट करवाया, तो आई गॉट RR एंड SR। ये जो बनेंगे ना दे आर कॉल्ड डायस्टीरियो आइसोमर्स, डायस्टीरियो आइसोमर्स, है ना, आइसोमर्स। क्योंकि एक कार्बन पे R कॉन्फ़िगरेशन होगा दूसरे पे भी R, एक कार्बन पे S कॉन्फ़िगरेशन होगा दूसरे पे R, तो दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर ये दोनों भी आपस में मिरर इमेज होते तो मैं एनेंटियोमर्स लिख देता। These are रेसिमिक मिक्सचर, है ना, ये रेसिमिक मिक्सचर था। आप उसे एनेंटियोमेरिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं और एनेंटियोमेरिक मिक्सचर, बिकॉज at 50-50% all the enantiomeric mixture can be called as racemic mixture। मतलब all racemic mixture cannot be enantiomeric mixture, but enantiomeric mixture can be racemic mixture। अगर 50-50% होगा तो मैं उसे enantiomeric भी बोल सकता हूँ, racemic भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं all racemic mixture को enantiomeric mixture नहीं बोल सकता। but all racemic mixture can be called as enantiomeric mixture, but सारे enantiomeric mixture को मैं racemic mixture नहीं बोल सकता। racemic mixture सिर्फ 50-50% पे होगा। So this can also be called as an enantiomeric mixture। क्योंकि इसमें 50-50% होगा तो enantiomeric mixture racemic mixture हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई अगर ये enantiomeric mixture है तो enantiomers का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, इसलिए मैं इसे इजीली सेपरेट नहीं कर सकता। So have same physical properties।
physical properties. So cannot be easily separated by each other. Diastereoisomers have different physical properties. Different physical properties. ठीक है? They have different physical properties. अगर इनका physical properties different होगा, so can be separated. So can be easily separated. अपन इनको easily separate कर सकते हैं. ठीक है? They can be easily separated. तब वो easily separate कर सकते हैं अपन को. Right? अगर वो easily separate होंगे तो ठीक है, इनको ना suppose they are liquids. अगर वो liquid है तो boiling point से fractional distillation से separate कर दूंगा. अगर वो solid है तो fractional crystallization से उनको separate कर दूंगा. Solid होंगे तो boiling point थोड़ी बताएंगे अपन, फिर तो fractional crystallization बोलेंगे अपन. और अगर liquids होंगे तो fractional distillation से separate कर दूंगा. तो इस मिक्सचर को मैं क्या कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं इन वेसल 1. तो इसको मैं वेसल 1 है ना, उसमें R ले लेते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है. और ये वेसल 2, मैंने तो बस ये कहा कि ये अलग अलग वेसल में आ गए, ये SR हो जाएगा. अब ये दोनों मैंने अलग अलग वेसल में लेके आ गया इस प्रोसेस से. अगर वो अलग अलग वेसल में आ गए तो फिर मैं इस R को सेपरेट कर लेता हूं. The R can be removed easily. तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ R, मैं उसको, ये जो R जो ऑप्टिकली प्योर अपन ने ऐड किया था, तो उसको अपन हटा लेते हैं, प्रेसिपिटेट करवा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं. तो हियर R प्योर R isomer can be recovered. Isomer can be recovered. ठीक है, by suitable method. Suitable method. वो इजीली हो जाता है दूसरे मेथड से. तो हियर विल गेट द प्योर S. तो प्योर S मिल जाएगा अपन को आइसोमर इसमें. तो ठीक है, उसमें से इस R को हटा लेंगे. ठीक है, इसको अपन कहते हैं रेजोल्यूशन प्रोसेस, द सेपरेशन ऑफ आइसोमर्स. अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, वी गॉट दैट. अब इसमें एक एग्जांपल लिख देते हैं अपन, कोई भी एग्जांपल लिख लो आप, है ना. अपन क्या करते हैं, एग्जांपल लिख लेते हैं, अल्कोहल प्लस एसिड. So we know that alcohol plus acid will form a ester. तो अपन ठीक है एस्टर बना लेते हैं भाई, लिख लेते हैं अल्कोहल. तो मेरे पास सपोज करते हैं ऐसे लिखना है, एक एग्जांपल लेके अपन लिख लेते हैं. तो कोई भी एसिड ले लो आप, ये अल्कोहल ले लो, बिकॉज अल्कोहल जनरली एल्कलॉइड्स जो होते हैं, अल्कोहल जो होते हैं वो नेचर में भी अपन को प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं. तो मैंने यहाँ पर एसिड ले लिया, सपोज मेरे पास ये एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर CH3 ले लेता हूँ, यहाँ ET ले लेता हूँ. तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं भाई, ये ET हो गया, यहाँ पर अपन ऐसे कर लेते हैं, CH3 हो गया, इधर H हो गया, और यहाँ पर भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, दिस इज COOH. तो अपन को पता है भाई ये 1 2 3 हो जाएगा, दिस इज S एंड दिस इज R isomer, राइट. दिस इज S एंड दिस इज द R isomer. अपन इसको रिएक्ट करेंगे विद द प्योर S एंड R isomer से रिएक्ट करवा देते हैं. तो इसको अल्कोहल ले लेते हैं, इधर अपन ET ले लेते हैं, इधर H ले लेते हैं, और इधर CH3 ले लेते हैं. सो दिस विल बी 1 2 3, ये प्योर R हो गया. और इसको भी अपन प्योर R लिखना पड़ेगा, बिकॉज इसको तो प्योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रिएक्ट करना होता है, जैसे आपने कहा. तो इधर भी अपने पास R आ गया, ये दोनों R हो गए, ये दोनों SR हो गए, राइट. तो अपन क्या करेंगे, जब इनको रिएक्ट करेंगे ना, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये मिक्सचर जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. तो अपन कहेंगे ये, आप ऐसे कभी कभी अपन को SR की जगह ऐसे ही मिल सकता है, ये प्लस फॉर्म है, ये माइनस फॉर्म है, ये प्लस आइसोमर है, ये माइनस आइसोमर है, माइनस आइसोमर है. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता क्या कि S आइसोमर माइनस आइसोमर होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, ये थ्योरेटिकल है. क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज, इसका स्मॉल डी स्मॉल एल से कैपिटल डी कैपिटल एल का स्मॉल डी स्मॉल एल से कोई रिलेशन नहीं है. ये फिश्चर प्रोजेक्शन है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये थ्योरेटिकल रिलेशन है. R और S इन सब का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, सब अपने अपने अलग अलग होते हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता.
इसलिए कभी भी कोई रिलेशन नहीं बनाना कि डी फॉर्म है राइट हैंड साइड पे है तो ये राइट हैंड साइड रोटेशन होता है, ये राइट हैंड साइड रोटेशन होता है, कुछ नहीं होता ऐसा। राइट ना, सब अपने आप में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है। सो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो मतलब सर हम लोग आर और एस से ये नहीं बोल सकते ना प्लस डी और प्लस माइनस एल, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते ना, या कुछ नहीं प्लस होगा, डी और छोटा डी और छोटा एल हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करते ना, कोई रिलेशन नहीं, ठीक है ना, उसमें कोई ठीक रिलेशन। है सर। तो अपन क्या करेंगे, मैं इसमें आर और एस आर बना लेता हूँ, इसको आर आर बना लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको बनाऊंगा तो इट विल बी लाइक दिस ई टी, और इधर H है, इधर CH3 है, we'll get that C double bond O will write that is water हटा देंगे and we'll get that ET and CH3 at H। ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है, we got like this। और इसको अपन कहेंगे भाई इसमें भी मेरे पास ऐसे मिल गया, मेरे पास that is H इधर होगा, CH3 इधर होगा, C double bond O लिख लेते हैं, और O and we'll get like this that is ET, और ये ET है, ये H है, और ये CH3 है, ये अपन को लेना है। ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये SR बन गया और ये RR बन गया। दे आर डायस्टेरियोइसोमर्स, दे आर डायस्टेरियोइसोमर्स। अब अपन कहेंगे भाई इसमें डीएल मिक्सचर था, इसमें मतलब अपन ने आरआर ले लिया ऐसे, तो विल गेट दैट टू डायस्टेरियोइसोमर्स। नाउ दे कैन बी सेपरेटेड इफ दे आर लिक्विड्स, और वैसे भी अपन को पता है एस्टर्स आर लिक्विड, सो दे कैन बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट वेसल विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको एक वेसल में ले लेते हैं, इसको अलग वेसल में ले लेते हैं, तो विल गेट दैट इन वेसल 1 है ना, in vessel 2 by fractional distillation, और मैंने distillation इसलिए लिखा because we know that कि distillation because ester जो बनता है एसिड और अल्कोहल से वो लिक्विड होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपन लिख सकते हैं। तो वेसल 1 में क्या आ गया, SR आ गया, इसको उधर लिख देंगे, और वेसल 2 में क्या आ गया, RR आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करवा देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करने से क्या होगा, तो अपन कहेंगे जो अल्कोहल ये सेपरेट हो जाएगा ना, वो रिजॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व होगा तो अपन को क्या मिलेगा, विल गेट दैट प्योर S एंड प्योर R एंड द अल्कोहल विल बी, जो बनेगा उसको वेपराइज कर देते हैं, क्योंकि एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है अल्कोहल के कंपैरिजन, तो अपन वेपराइज कर देते हैं अल्कोहल का, विल गेट दैट, क्योंकि एसिड में वापस रिजॉल्व हो जाएंगे ना, अलग अलग वेसल में रिजॉल्व हो रहे हैं, ये दोनों पहले एक ही वेसल में थे, अब अलग अलग वेसल में आ गए, फिर अपन एसिड के साथ रिएक्ट करके उसे अल्कोहल को वेपराइज कर लेंगे। तो बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का काफी डिफरेंस होता है, अपन उसे रिजॉल्व कर लो। तो विद द स्ट्रॉन्ग एसिड विल गेट द प्योर R, strong acid, I'll get the pure S इधर प्लस R अल्कोहल, इधर हमको मिलेगा with the strong acid we'll get the pure R, और प्लस R अल्कोहल can be vaporized, तो वो अपन को मिल जाएगा ऐसे। So that is how we get the resolution process। अब उसमें अल्कोहल की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, अमाइड बनवा सकते हैं, कुछ भी, मतलब देयर कैन बी एनी केमिकल रिएक्शन। हमें एक बात तो ध्यान रखना है, देखो मैंने जब, हम सबको पता है, थोड़ा सा आइडिया तो है ही अपन को, कि जब हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और उसको अपन रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, है ना, तो देयर कैन बी टू टाइप ऑफ प्रोसेस, या तो एसिड कैटलाइज्ड होता है या बेस कैटलाइज्ड होता है। अगर हाइड्रोलिसिस करना है तो मोस्टली अपन एसिड कैटलाइज्ड ही करते हैं, एसिड को अटैक करवाते हैं, है ना। अब डिपेंड करता है कि अपन कैसे, कौन सा प्रोसेस ले रहे हैं, इधर ऑक्सीजन को इधर ऑक्सीजन पे, दोनों में से कहीं भी रिएक्शन लिख सकते हैं। देखो आप इसको हटा के वाटर एसिड को अटैक करवा के कार्बोकेटाइन बना के OR ऐड करो, तब भी मैंने इस बॉन्ड को कुछ नहीं किया। आप इस पे अटैक करो H प्लस आइन को, क्योंकि इसके मैकेनिज्म बहुत सारे होते हैं, 8 मैकेनिज्म होते हैं, पढ़ते अपन यही वाला है,
एसिड कैटलाइज वाला, इन दोनों में से किसी एक वाले को। इसको अटैक करवाएंगे तब भी ये अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, स्टेबलाइज होगा तो वाटर अप हटाएंगे तब भी मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया। मतलब ये वाला बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस कायरल सेंटर के अराउंड अगर कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये अपना कायरलिटी लॉस्ट कर देगा। मैंने इसके अराउंड कोई बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया, मैंने इसके अराउंड किसी बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया। भाई लोन पेयर अटैक करेगा ना इसका, तो ये बॉन्ड थोड़ी ब्रेक होगा, प्रोटॉन लीव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो प्रोटॉन जाएगा। तो आप ये बात को ध्यान रखो कि जो कायरल सेंटर्स है उसके अराउंड कोई बॉन्ड को ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होगा तो वापस रेसिमाइज्ड होने वाला है। तो रेजोल्यूशन में आप जो भी एग्जांपल लोगे उसमें बॉन्ड को कायरल सेंटर के अराउंड कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट? तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मेरे पास एक रेसिमिक मिक्सचर है, उसको प्योर अल्कोहल या प्योर कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे तो बताओ कितने कंपाउंड बनेंगे? तो अपन कहेंगे 2, और उनमें से कितनों को सेपरेट कर सकते हैं? तो वी आर एबल टू राइट दैट कि कितनों को आप सेपरेट कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे भी हो सकता है। आप इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई, कैसे पूछोगे। एक तो यही हो गया रेजोल्यूशन, ठीक है, आपने बता दिया रेजोल्यूशन कैसे बताना होता है, वो समझ में आ गया। क्वेश्चन बताओ कि रेजोल्यूशन में मुझसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। अब रेजोल्यूशन में अपन को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये तो टर्म भी हो गया, आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया। मीजो कंपाउंड में तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ मीजो कंपाउंड। तो अपन को ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी होगी कि भैया किसी फॉर्म में तो ऑप्टिकली एक्टिव बन जाए। अब अपन को मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, मेरे पास RS का रेसिमिक मिक्सचर है, ये रेसिमिक मिक्सचर है। अब वो रेसिमिक मिक्सचर ऐसे लिखेंगे नहीं, लिखेंगे ऐसे R+S, है ना? तो इसमें अपन को गिवन है ये DL फॉर्म, तो एक कंपाउंड है और वो DL मिक्सचर के अपन को गिवन है। अब मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, रुको, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। मैंने इसको रिएक्ट किया ऐसे, मेरे पास एसिड ऐसे गिवन था, एक बार मेरे पास एसिड ऐसे गिवन है, ठीक है, लाइक दिस। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन कैसे गिवन है। एक मिनट, अपन को गिवन है, एक बार ऐसे गिवन है। मैंने लिखा भाई मेरे पास एसिड ऐसे गिवन था, दैट इज कार्बन ऐसे H, और अपन को लिखा ऐसे भाई यहाँ pH गिवन है, यहाँ CH3 गिवन है ऐसे, और फिर अपन से लिखा ये COH। इसको मैंने अल्कोहल से रिएक्ट करवाया, दैट इज विद मेरे पास ऐसे अल्कोहल गिवन है, ठीक है, और इसमें मेरे पास OH गिवन है, और यहाँ पर मेरे पास ET गिवन है, और यहाँ पर मेरे पास CH3 गिवन है, ठीक है, ये रिएक्ट करवाया अपन ने, राइट? तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन गिवन था जिसमें ऐसे लिखा हुआ था PH CH CH3 एंड COH, इसको मैंने रिएक्ट करवाया इसके साथ, दैट इज CHOH और ET और ऐसे CH3 गिवन था। एक दूसरा क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ था कि pH, ये मेरे पास ऐसे गिवन है, CH3 और COH ऐसे गिवन है मेरे पास, और इसको मैंने रिएक्ट करवाया CH3 CH ET और OH के साथ। तो इसमें मुझे बताने थे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, आर फाउंड इन फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन में कितना कितना प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, पहले वाले में आपने इसको लिखा 1 2 3 ऐसे, तो वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हटा के इधर लेके आ गए, और उसके बाद एक बार और चेंज करके अपन RS कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा मुझे अपन इसको ऐसे ही कर लेते हैं, तुमने लिख लिया तो कोई बात नहीं, अपन इसी को लिखते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। RS कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसमें देख लेते हैं, इसमें भी पंगा कर दिया मैंने, है चलो चलेगा, कोई बात नहीं। इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर लो भाई, क्या है, हाइड्रोजन है, CH3 है, इसको हटाता हूँ, इधर PH है, इधर CH3 है,
लिखूंगा पीएच, इधर हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऐसा आइसोमर आ गया, ये ऐसा आइसोमर है। इसको चेक करूंगा तो इसको भी चेक कर लेता हूं भाई, इधर H हो गया, इधर CH3 हो गया, इधर ET हो गया, इधर से CH3 हो गया, 2 बार मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1 2 3, ये R आइसोमर है, तो इधर ना S और I आइसोमर बनेगा बस, और कुछ भी नहीं बनेगा। वो क्यों? क्योंकि आपने वेजिटेस फॉर्म में बना के दिया है कि इसको ही इससे रिएक्ट करना है बस, लेकिन इसमें मैं कहूंगा आपने वैसे ही दिया था ना जैसे उधर दिया, तो ठीक है, ये R आइसोमर था, लेकिन मैं इसको R एंड S दोनों ही एज्यूम करूंगा, तो इसमें एक RR बनेगा, एक SR बनेगा, 2 बनेंगे। तो इसमें मैं कहूंगा इसमें तो आपने ये भी RS नहीं दिया, ये भी RS नहीं दिया, और दोनों में कायरल सेंटर है, तो मैं कहूंगा एक बार R रिएक्ट करेगा इसके R से, भाई एक बार इसका या SR ले लेते हैं भाई इसका S R और S रिएक्ट करेगा उसके R से, तो 2 प्रोडक्ट बन गए, और फिर इसके RS रिएक्ट करेगा इसके S से, इसमें 4 बन गए। तो जब तक कि मुझे आप बना के नहीं दोगे, जैसे इसमें भी आपने बना के दिया था ना, आपने इसमें बना के दिया था ना, ये वाला पार्ट ऐसे RS, मतलब ऐसे बना के दो या ऐसे बना के दो, एक ही बात है हमारे लिए। इसलिए तो आपने 2 बार लिखना पड़ा आपको, ये R अलग होगा, S अलग होगा, S और R आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपने प्योर आइसोमर दिया हुआ, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मैं अपनी तरफ से नहीं अज्यूम कर सकता कि नहीं ये रेसमिक मिक्सचर है। हाउ कैन यू से दैट रेसमिक मिक्सचर है, जब आपको गिवन है वहां पर ये ऐसे है, वेजिटस फॉर्म में लिखने का मतलब ये ऐसे है। अगर आपको RS कंसीडर करना है, यू हैव टू राइट लाइक दिस, यू हैव टू राइट लाइक दिस, तब मैं कंसीडर करूंगा R और S अपनी तरफ से। अगर कहीं भी वेजिटस या फिशर प्रोजेक्शन यूज्ड हो तो उसको फिक्स आइसोमर मानना कि भाई वो फिक्स्ड है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, उसको RS नहीं मान सकता। तो अगर मेरे पास इसमें ना जैसे यहां पर ऐसे भी गिवन होता है, जैसे अपने पास ऐसे गिवन होता है, बताओ कितना प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे गिवन होता तो अपन कहते हैं ठीक है भाई, ये प्योर S आइसोमर है, लेकिन मैं इसको R और S दोनों अज्यूम कर सकता हूं। आपने नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे ना, तो एक बार बनाऊंगा इसका R, इसका S, इसका R, इसका S, इसका S, 2 बनेंगे इससे। मैं सिर्फ इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इस रिएक्शन की बात ही नहीं कर रहा। सर वो फिशर क्योंकि नहीं दिया हुआ है ना वाला अल्कोहल जो अभी आपने दिया, फिशर प्रोजेक्शन नहीं है ना वो? कहां पर है फिशर प्रोजेक्शन? वो तो फिशर प्रोजेक्शन है ही नहीं। हाँ फिर ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन के लिए आपको क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, ये है ना क्रॉस वाला स्ट्रक्चर, तो ये फिशर प्रोजेक्शन है, ये तो इसको मैं फिक्स मानूंगा ना, इसको नहीं मान सकता फिक्स्ड। तो फिर इसमें एक बनाऊंगा दैट इज SR और SS, ये अपने प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब इसका S, इसका R, इसका S, इसका S, 2 बनेंगे। जैसे आपने यहां पर भी लिखा, इसमें RS अज्यूम किया क्योंकि आपने ना तो फिशर प्रोजेक्शन दिया ना वेजिटस, इसमें वेजिटस दिया मतलब फिक्स है। तो जहां भी वेजिटस या फिशर प्रोजेक्शन गिवन हो उनको आप फिक्स्ड अज्यूम कर लेना, वहां RS कंसिडर नहीं कर सकते आप। इस टाइप का क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स को लेके। फिर अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसमें अगर मुझे इनको सेपरेट करना है तो क्या दोनों को सेपरेट कर सकता हूं? आर दे डायस्टीरियो आइसोमर्स? बिल्कुल, दे आर डायस्टीरियो आइसोमर्स। इसमें से अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा तो कितने सेपरेट हो पाएंगे? तो क्या इनमें कोई ऐसे RR और SS, क्या ये एनेंटियोमर्स होंगे क्या? RR और SS क्या एनेंटियोमर्स होंगे? हाँ हाँ सर।
है ना, RR नहीं और नहीं 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 होगी सर, SS और RR होते तो होते हैं एनहांसोमर मिरर इमेजेस। मेरे पास एक बार ऐसे बनेगा, सपोज बना लेते हैं ना, बना रहा सो विल रीड दैट कि भाई इस एक बार अपन बना लेते हैं, ये हो गया 1 2 3 R, और ये हो गया अपने पास 1 2 3, ये भी R है, तो RR बनाया मैंने। अब इसका ऐसा बना देते हैं, एक अपने पास ये क्या बने, ये बना अपने पास, तो ये वाला पार्ट बन गया अपने पास, ये RR है और ये SR है, राइट। अब एक बना लेते हैं अपन RS, तो RS के लिए अपन एक बनाया अपन ने RR ना, अब एक बनाएंगे अपन RS, तो इसको R और उसको S बना देंगे अपन। तो इसको R बनाएंगे अपन और उसको S बनाऊंगा मैं। तो उसको S बनाते हैं, ये S है और ये R है, ये S है, और एक मैं बना लेता हूँ SS, तो